गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट चैप्टर रूरल डेवलपमेंट पढ़ेंगे। डेवलपमेंट की रिक्वायर पूरे कंट्री में है। सिटी एरिया में डेवलपमेंट होते हैं, रूरल एरिया में डेवलपमेंट होते हैं, मेगा सिटीज़ में भी डेवलपमेंट होते हैं, बट हर जगह की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। अब मुंबई, चेन्नई, दिल्ली की बात करेंगे तो वहाँ की रिक्वायरमेंट अलग है डेवलपमेंट की। आप छोटे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की बात करेंगे तो यहाँ की रिक्वायरमेंट अलग है। रूरल एरिया में जाएंगे तो वहाँ की रिक्वायरमेंट अलग है। बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं डेवलपमेंट की, कुछ ऐसी भी होती है जो अलग होती हैं। रूरल एरिया डेवलपमेंट के बारे में देखें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, कैसे कैसे डेवलपमेंट का प्रयास किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। रूरल एरिया डेवलपमेंट की मीनिंग यही है कि जो रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं वो इतनी इनकम उनको मिले, इतना इनकम जनरेट कर सकें, वो एग्रीकल्चर वर्क हो या अदर नॉन फार्म एक्टिविटी हो, उससे इतनी इनकम जनरेट कर सकें कि जिससे उनका डेली लाइफ स्मूथली चले और कुछ सेविंग भी हो जाए। ये रूरल डेवलपमेंट होता है। कोई जो भी पुअर पीपल हैं या छोटे फार्मर्स हैं, स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं, लैंडलेस लेबर्स हैं, ऐसे लोग इतनी इनकम जनरेट हो जाए उनकी कि उनको कोई डेली लाइफ में प्रॉब्लम ना हो, यह होता है डेवलपमेंट। रूरल हो या सिटी हो, कहीं भी जो रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ी ज़्यादा इनकम जनरेट होना, जिससे वह पर्सन इजी वे में अपने डेली लाइफ को जी सके, कोई प्रॉब्लम ना आए। अभी प्रोसेस क्या है इसका? प्रोसेस इसका अगर हम देखते हैं तो सब आपको सब चीज़ें मालूम है, बस इसको एक अरेंज वे में देखना है। डेवलपमेंट के लिए क्या क्या प्रोसेस है या कैसे होता है रूरल डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें मालूम होती हैं, आप लोगों को भी मालूम है, बट इसको एक अरेंज वे में देखना है बस। फर्स्ट क्या क्या प्रोसेस किया जा सकता है, कैसे कैसे किया जाता है। फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। लास्ट चैप्टर में भी देखा था हमने ह्यूमन कैपिटल फार्मेशन। ह्यूमन जो रिसोर्स है, रिसोर्स को डेवलप करने के लिए सबसे रिक्वायरमेंट क्या है? एजुकेशन, हेल्थ, ये दो पर स्पेशल अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है। यह डेवलप होगा तो अदर एक्टिविटी को अपने आप पुश करेगा डेवलप होने के लिए। सेकेंड क्या रिक्वायरमेंट होती है? इंफ्रास्ट्रक्चर, या रूरल एरिया हो या सिटी एरिया हो, या इलेक्ट्रिसिटी हो या रोड हो, हाईवेज हो, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स हो, स्कूल बिल्डिंग्स हो, हर जगह रिक्वायरमेंट होती है। विलेज एरिया में थोड़ी सी एक अलग यही होती है, इरिगेशन फैसिलिटीज़। सिटी में इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इरिगेशन फैसिलिटी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट विलेज एरिया में होती है। और मार्केटिंग, सिटी में भी मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट है, अलग तरह की मार्केटिंग चाहिए। विलेज एरिया में अलग, क्योंकि वहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होते हैं। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है उसके लिए मार्केटिंग की फैसिलिटी डेवलप करने की रिक्वायरमेंट है। उसके लिए प्रयास होते हैं गवर्नमेंट द्वारा और बहुत सारी एक्टिविटी उसमें की जाती है। एक स्पेशल है रूरल एरिया का लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म यह जब इंडिपेंडेंस मिला उसी के बाद से गवर्नमेंट ने चालू कर दिया था। कुछ पर्सन ऐसे थे उनके पास एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज़्यादा था और बहुत सारे लोगों के पास एग्रीकल्चर लैंड जीरो था। गवर्नमेंट ने एक लिमिट बनाई, इसके बारे में आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। उस लिमिट से ज़्यादा कोई भी पर्सन एग्रीकल्चर लैंड अपने पास नहीं रख सकता पर फैमिली। उससे जो लिमिट से ज़्यादा किसी फैमिली के पास एग्रीकल्चर लैंड था तो गवर्नमेंट ने उसको लिया और दूसरे को दिया। तो इस तरह के और भी बहुत सारे प्रयास हैं जो गवर्नमेंट करती है लैंड रिफॉर्म में। नेक्स्ट है पॉवर्टी से रिलेटेड। पॉवर्टी से रिलेटेड के लिए बहुत सारे स्टेप के हटाने की रिक्वायरमेंट होती है, जो पॉवर्टी चैप्टर में हमने पढ़ा। गवर्नमेंट कैसे कैसे प्लान चलाती है, कैसे जिसके पास होम नहीं है उसको होम अवेलेबल कराती है, जिसके पास बहुत पुअर पीपल कोई है तो उसको इंटरेस्ट फ्री लोन अवेलेबल कराती है। बहुत सारे और प्लान, मनरेगा से लेकर बहुत सारे प्लान चलाती है कि लोगों की इनकम बढ़े। तो पॉवर्टी क्या होगी? उससे खत्म एम्प्लॉयमेंट मिले तो। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ इच लोकेलिटी। हर लोकेलिटी में क्या क्या स्पेशल है उसके डेवलप। अब कई स्टेट में आप देखेंगे तो ये चल रहा है गवर्नमेंट का प्रोग्राम, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। कई स्टेट में यह प्रोग्राम चल रहा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसका मीनिंग है किसी डिस्ट्रिक्ट का जो वन प्रोडक्ट सबसे फेमस हो, उस डिस्ट्रिक्ट में उसी प्रोडक्ट के डेवलपमेंट पर फोकस किया जाए और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में दूसरा प्रोडक्ट। हर डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट चुना जाए जो
जो उस डिस्ट्रिक्ट का सबसे फेमस हो, सबसे ज़्यादा उस पर वर्क होता हो और उसी को डेवलपमेंट करने के लिए प्रयास किया जाए। आप एग्जाम्पल के लेंगे सब छिंदवाड़ा का अगर देखेंगे तो यहाँ पर कॉर्न का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, कॉर्न के लिए फेमस है। तो गवर्नमेंट का इस तरह प्रयास होता है कि कॉर्न पर ही ज़्यादा, इसके प्रोडक्शन पर, इसके अदर्स इंडिया में चारों तरफ भेजने पर, सप्लाई करने पर, अदर कंट्री में एक्सपोर्ट करने पर, तो इस तरह वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के मिशन भी हम गवर्नमेंट चलाती है। और जहाँ नहीं चलता है वहाँ गवर्नमेंट प्रयास भी कर रही है कि जहाँ जो चीज़ें स्पेशल हो उसी के डेवलपमेंट पर प्रयास किया जाए। नेक्स्ट, अब प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है डेवलपमेंट के लिए, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट चाहिए क्रेडिट, वो एग्रीकल्चर का वर्क हो या चाहे वो फार्मिंग कोई कर रहा हो तो फर्टिलाइज़र, सीड्स, ट्रैक्टर या कोई भी ट्यूबवेल, मशीनरी परचेज करने के लिए बहुत सारे मनी की रिक्वायरमेंट है। तो मनी जो उसको मिलेगी उसी को बोलते हैं क्रेडिट। तो लोन की रिक्वायरमेंट है वह कैसे पूरा हो, यह बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है रूरल एरिया की, इस पर गवर्नमेंट बहुत वर्क करती है। इसमें लोगों को कोई भी रिक्वायरमेंट होती है विलेज रूरल एरिया में मनी की या लोन की, क्रेडिट की, तो उनके पास कई सोर्सेज हैं जहाँ से वो अपना मनी प्राप्त करते हैं। एक तो है इनफॉर्मल सोर्सेज है, दूसरा है फॉर्मल सोर्सेज। इनफॉर्मल सोर्सेज है, इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है, नॉन गवर्नमेंट सोर्स है। तो फैमिली में किसी से ले लिया, किसी फ्रेंड से ले लिया, किसी मनी लेंडर से ले लिया, किसी ट्रेडर से ले लिया, इस तरह का सोर्सेज है। तो फॉर्मल सेक्टर होते हैं गवर्नमेंट्स ओन्ड सोर्सेज होते हैं। इसमें आप देखें कमर्शियल बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, ये सब क्या है गवर्नमेंट सोर्सेज हैं। इसमें सब रूल रेगुलेशन रूल बेस्ड होता है। अभी इसमें क्या है, जो इनकी रिच विलेज एरिया में बहुत कम थी फार्मल सोर्सेज की, धीरे धीरे इसको इंक्रीज किया जा रहा है। गवर्नमेंट बहुत सारा रूल बनाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत सारा रूल बनाता है कि आप जितने भी ब्रांच खोलेंगे उसमें कितने मिनिमम इतने ब्रांच है, लिमिट बना देती है, हर साल चेंज करती है RBI उसको। सपोज दैट एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि 100 ब्रांच अगर कोई बैंक 1 ईयर में नया न्यू ओपन करता है तो 40% उसको रूरल एरिया में ही ओपन करना है। इस तरह का एग्जाम्पल है, वो मिनिमम बनाती है कितने ब्रांच आपको रूरल एरिया में देने हैं। जब वो लोन देते हैं बैंक तब भी उनके लिए रूल बनाया जाता है RBI द्वारा कि लोन देंगे तो उसमें से कितना आप विलेज एरिया में देंगे, कितना सिटी एरिया में देंगे, कितना एग्रीकल्चर को देंगे, कितना इंडस्ट्री को देंगे। तो ये क्या है गवर्नमेंट प्रयास करती है, तो गवर्नमेंट से रूल बेस्ड होता है फार्मर। इनफॉर्मल सेक्टर में कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है, जैसे चाहेगा जो इंटरेस्ट रेट हो उस पर आप लेंगे और उसको वापस करेंगे। इनफॉर्मल सेक्टर के बहुत सारे ड्रॉबैक्स है, इसमें इंटरेस्ट रेट कोई फिक्स नहीं होता। तो मनी सपोज दैट कोई मनी लेंडर है रूरल एरिया में, उससे लिया तो हाई इंटरेस्ट रेट ले सकता है, या वो प्रॉपर मेंटेन नहीं कर रहा है, कितना आपको दिया तो उसके बाद कितना आपने वापस किया, आप कई पार्ट में वापस कर रहे हैं, पता चला कि वो 1-2 पार्ट में जो वापस किया उसको एंट्री ही नहीं किया। और एजुकेशन की अगर कमी है पर्सन के पास तो समझ नहीं पाएगा, और एक्सप्लोटेशन होता है, इससे ट्रैप फंस जाते हैं लोग। एक बार लोन ले लिया मनी लेंडर से या ट्रेडर से तो पता चला कि उसका इंटरेस्ट ही वापस कर रहे हैं, प्रिंसिपल कभी वापस ही नहीं कर पाए, रिटर्न ही नहीं कर पाए। तो ये ड्रॉबैक है इनफॉर्मल सेक्टर के। इसलिए गवर्नमेंट का प्रयास यह होता है कि फार्मल सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करे और ज़्यादा से ज़्यादा उसको इम्प्रूव करे, जिससे लोगों को रूल बेस्ड सिस्टम में क्रेडिट मिले। यह प्रॉब्लम पहले बहुत ज़्यादा थी, अभी कुछ कम हुई है गवर्नमेंट के प्रयास से, क्योंकि फार्मल सेक्टर को डेवलप किया जा रहा है, बट अभी भी यह प्रॉब्लम बची हुई है। नेक्स्ट, रूरल एरिया में जितना भी फाइनेंसिंग सिस्टम है उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए, जैसे हमने पढ़ते हैं कि पूरे इंडिया के बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, वैसे ही रूरल फाइनेंसिंग जो होती है, जितने भी बैंक रूरल एरिया में होते हैं उनको कोऑर्डिनेशन करने के लिए जो अपेक्स बॉडी है वो देखेंगे आप नाबार्ड है। इसमें आपको मिलेगा नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड इस्टेब्लिश किया गया 1992 में। इसका वर्क है रूरल एरिया में, विलेज एरिया में जितने भी बैंकिंग सिस्टम हैं सबको कोऑर्डिनेट करना और उनको फैसिलिटी अवेलेबल कराना या मनी अवेलेबल कराना। किसी बैंक के पास मनी कम हो गया तो उसको अवेलेबल कराना, या सेंट्रल गवर्नमेंट से रूल, पार्लियामेंट के रूल से बना हुआ है नाबार्ड, और विलेज एरिया को पूरा कंट्रोल करता है। विलेज एरिया में जितने भी बैंकिंग सिस्टम उनको कोऑपरेट करता है।
इसके आने से बहुत सारा कोऑपरेशन, पहले जब नहीं था 1982 से पहले, तो विलेज एरिया में बैंक ओपन कर रहे हैं ब्रांच, लेकिन वो ब्रांच ओपन कर लिया विलेज एरिया में, लोन दे रहे हैं सिटी एरिया के लोगों को। तो ये सब प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती थी। नाबार्ड को इस्टेब्लिश किया गया और विलेज एरिया में जितने भी रूरल फाइनेंसिंग है सबको ये कंट्रोल करता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रूरल एरिया में कैसे कैसे हो रहा है, क्रेडिट का अवेलेबिलिटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं या वही विलेज एरिया के कुछ लोग होते हैं, 10, 15, 20 लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, उसको किसी बैंक में रजिस्टर्ड करते हैं और छोटे छोटे सेविंग उसमें बैंक में करते रहते हैं। सेल्फ से हेल्प करना है, दूसरे से लेना ही नहीं है। तो इसमें एग्जांपल के दिया है, 10 से 20 पर्सन है, ग्रुप बना लिया, बैंक में उसको रजिस्टर्ड कर लिया, छोटी छोटी सेविंग सब लोग मिलकर उसमें कर रहे हैं। और वही जब वो विलेज एरिया में किसी को रिक्वायरमेंट होगी, उसमें जो मेंबर है उन्हीं में से किसी को रिक्वायरमेंट हो लोन की, या किसी और को एग्रीकल्चर वर्क के लिए रिक्वायरमेंट हो, तो वो फिक्स इंटरेस्ट रेट रहता है बैंकिंग सिस्टम से, उस पर वो लोन देते हैं, या अपनी सेविंग करते हैं, अपने सेविंग में से ही लोन देते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं। ये सेल्फ से हेल्प करते हैं, दूसरे की हेल्प ये नहीं लेते हैं। और एक प्रॉब्लम है मार्केट, एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम, जो मार्केटिंग सिस्टम है, इसमें क्या है, जब प्रोडक्शन तो हो जाता है विलेज एरिया में, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम होती है प्रोडक्शन के बाद उसको सेल करने को लेकर प्रॉब्लम्स होती हैं। इसमें क्या है, जो प्रोडक्शन हुआ उसका स्टोरेज की फैसिलिटी होनी चाहिए, प्रोसेसिंग की फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, पैकेजिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए, ग्रेडिंग होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन या सप्लाई अलग जगह पर होने चाहिए। ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में आती हैं। अगर ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग का यह सिस्टम सही नहीं है तो प्रोडक्शन करने का कोई मतलब नहीं है। अब कभी कभी आप देखेंगे न्यूज़ में पोटैटो प्रोडक्शन जब सीज़न नहीं होता है तो उसका प्राइस 15 रुपीज़, 20 रुपीज़, 25 रुपीज़, 30 रुपीज़ पर केजी हो जाता है पोटैटो। बट जब उसका प्रोडक्शन सीज़न आता है तो अब देखेंगे कि बहुत बार क्या होता है, 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये केजी विलेज एरिया में पोटैटो हो जाता है। तो जो 25 रुपीज़ नॉन सीजन में बिक रहा है पोटैटो, वही प्रोडक्शन हो रहा है उस समय 2 रुपये, 3 रुपये पर केजी हो गया। तो उससे जो प्रोड्यूसर है, उसका जो फार्मर है जिसने पोटैटो अपने एग्रीकल्चर में इतने हार्ड वर्क के बाद प्रोड्यूस किया, उसको कोई प्रॉफिट नहीं होता, बहुत लॉस हो जाता है। उसका बहुत सारे रीज़न यही है कि उसके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। वो प्रोडक्शन किया तो उसको सेल करना पड़ेगा, अपने पास रखने की कोई फैसिलिटी नहीं है। उसका प्रोसेसिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी नहीं है, किसी बड़े सिटी तक ले जा सके। पैकेजिंग, ग्रेडिंग वगैरह की फैसिलिटी जो होती है सेल करने की, वो नहीं है छोटे छोटे फार्मर्स के पास। इसलिए क्या है, वो जो प्रोडक्शन करते हैं, कोई भी प्रोडक्शन हो एग्रीकल्चर लैंड में, वो तुरंत सेल करना है। और जो ट्रेडर्स हैं उनको मालूम है कि इनको सेल करना है, इनके पास कोई अपनी फैसिलिटी स्टोरेज की नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं, हम कम में लें, ज़्यादा प्राइस में इनको देना ही पड़ेगा। तो यह प्रॉब्लम्स है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में जितना ज़्यादा डेवलप होगा उतना ज़्यादा ही फार्मर्स को रूरल एरिया में प्रॉफिट होगा उसका। कैसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, रेगुलेट मार्केट। अभी देखेंगे प्रेजेंट टाइम में मीडिया में देखेंगे तो गवर्नमेंट ने 3 रूल पार्लियामेंट में पास किए हुए हैं एग्रीकल्चर एरिया में सही करने के लिए। एग्रीकल्चर एरिया को उसका बहुत अपोजिशन पार्टी उसका बहुत अपोज कर रही हैं उसको, बहुत सारे आंदोलन भी उस पर हो रहे हैं। कई पंजाब या हरियाणा में देखेंगे कुछ स्टेट में तो अपने अपने व्यू हैं सबके। और गवर्नमेंट का प्रयास क्या है कि एग्रीकल्चर एरिया में जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम इम्प्रूव हो, उसके लिए इसमें से बहुत सारी चीज़ें कि रेगुलेट, मार्केट को रेगुलेट करने का प्रयास किया जा रहा है। या फार्मर्स को फिर जो नया रूल आया हुआ है अभी इस समय जो देख रहे हैं डिस्कशन में है, उसमें है कि फार्मर्स किसी को भी किसी भी स्टेट में अपना जो प्रोडक्शन है सेल कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे तो नेम भी आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इसके बारे में भी थोड़ा सा आप देख कर नोट कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, घर बैठे इंडिया में कहीं भी अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को सेल करना है, यह ई नेम है जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इस तरह बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या करना है, स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए, रोड्स अच्छे हो, पैकेजिंग ग्रेडिंग हो, यह सब गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है। और इसके लिए यह नेम भी बहुत सारे स्टेट ने इसमें रजिस्टर्ड कर लिया है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इलेक्ट्रॉनिक। यह घर से ही आप सेल करेंगे, वहाँ ट्रेडर्स आके ले जाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी फार्मर्स के ऊपर नहीं आएगी। इस तरह बहुत सारे वर्क हैं जो गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है। यह होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, या कोई भी जब
कोई भी फर्स्ट सपोज दैट व्हीट का जब सीजन स्टार्ट होता है तो उस समय गवर्नमेंट ये डिक्लेयर कर देती है कि हम व्हीट का प्रोडक्शन किस रेट पर परचेज करेंगे, मिनिमम रेट बता देते हैं कि इतने रेट पर हम मिनिमम परचेज करेंगे मार्केट से जब प्रोडक्शन होगा। तो जब वो हर बार उसको इंक्रीज करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को गवर्नमेंट, तो उससे जो फार्मर्स हैं उन मोटिवेट होते हैं कि हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस ज़्यादा है तो ज़्यादा हम इनकम हमारी होगी। तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी है। अभी इस पर भी देखेंगे प्रेजेंट टाइम में तो जो अपोजिशन पार्टी है वह या जो फार्मर्स आंदोलन कर रहे हैं वह बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस को ख़त्म करने जा रही है। बट गवर्नमेंट बोले एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पहले से चलता आ रहा था, आज भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। और अभी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर राइस परचेजिंग स्टार्ट भी कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो यह मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि इस बार यह पूरे महीने पूरे यह सितंबर में स्टार्ट हुआ, अक्टूबर भी चल रहा, हो सकता है नवंबर दिसंबर तक भी चले। ये इंडिया में बहुत डिस्कशन का पॉइंट है। तो यह जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग और मिनिमम सपोर्ट प्राइस वगैरह जो है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रखना है। यह भी है डाइवर्सिफिकेशन। अभी रूरल एरिया में मैक्सिमम पहले क्या होता था, एग्रीकल्चर वर्क ही होता था, केवल हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर रहे हैं और कभी रेन सीजन जो ख़राब हो गई तो हमारा प्रोडक्शन पूरा ख़राब हो गया। तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए बहुत सारे चीज़ें विलेज एरिया में इस समय हो रही हैं, गवर्नमेंट भी उसके लिए प्रयास कर रही है। उसका रीज़न है क्या, रिस्क। जो केवल एग्रीकल्चर लैंड पर हम लगे हुए हैं प्रोडक्शन पर, तो पॉपुलेशन का प्रेशर भी ज़्यादा है और रिस्क भी है कि प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ नहीं हुआ कुछ नहीं है। तो इसलिए एक अलग चॉइस देने के लिए डाइवर्सिफिकेशन का प्रयास गवर्नमेंट द्वारा भी किया जा रहा है, और पर्सनल जो रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं वह भी डाइवर्सिफिकेशन का प्रयास कर रहे हैं कि हम कैसे एग्रीकल्चर लैंड पर कम प्रोडक्शन करें, अदर एक्टिविटी एग्रीकल्चर लैंड पर हम कम लोग वर्क करें, प्रोडक्शन तो होगा एग्रीकल्चर लैंड पर, बट हम उसके साथ साथ कुछ और वर्क करें कि अभी कभी हमारा एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम आए रेनी सीजन के कारण या किसी और रीजन से हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो, तो हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी हो, उस ऑप्शन से हमारी इनकम सिक्योर रहे। तो डाइवर्सिफिकेशन यही है, केवल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ही न करें बल्कि उसके साथ साथ कुछ और वर्क भी ऐसा करें, नॉन फार्म एक्टिविटी जिसको बोलते हैं, फार्म अलग, जिससे हमको अदर इनकम भी मिलती रहे कि हमारा एग्रीकल्चर लैंड पर कुछ प्रॉब्लम आए तो दूसरी इनकम हमारे पास हो, या एग्रीकल्चर लैंड हमारे पास है ही नहीं तो हम क्या करें, तो नॉन फार्म एक्टिविटी वो अदर एक्टिविटी है जो एग्रीकल्चर से अलग होती है। इसमें दो तीन मेन एक्टिविटी ऐसे एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के प्रोडक्ट का वर्क है। अभी एनिमल हस्बेंड्रिंग भी बहुत बढ़िया बिजनेस है, बहुत इनकम भी इसमें लोगों को हो रही है। आप देखेंगे तो जो नॉन वेज खाने वाले लोग हैं वो नंबर्स ज़्यादा होते हैं, तो वह एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू भी बहुत सारे इनकम लोग जनरेट कर रहे हैं। यह सब एनिमल हस्बेंड्री में है। और उसके साथ साथ मिल्क प्रोडक्शन भी होता है और भी अदर सारा एक्टिविटी हो जाती है। तो इससे क्या है, अदर इनकम होती है एनिमल हस्बेंड्री से। हमारा सपोज दैट हम एग्रीकल्चर का वर्क कर रहे हैं, फार्म एक्टिविटी, फिर हमारे पास कुछ एनिमल्स भी हैं, तो हम अगर हमारा एग्रीकल्चर वर्क किसी कारण से रीजन से ख़राब भी हुआ तो हमारा जो नॉन फार्म एक्टिविटी है, सपोज दैट मिल्क का बिजनेस है, तो उससे भी हमारी इनकम होगी। तो यह डाइवर्सिफिकेशन है, केवल फार्म पर डिपेंड नहीं करना है बल्कि नॉन फार्म एक्टिविटी पर भी एक्टिव रहना है, कुछ अदर वर्क भी करना है जिससे हमको और इनकम भी मिलती रहे। इसी में ऑपरेशन फ्लड का नाम आपने सुना होगा। यह ऑपरेशन फ्लड जो है स्टार्ट किया गया था 1970 में। इसमें सबसे बड़ा आप सक्सेस देखेंगे अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अमूल का नाम आप सुनते हैं, इसका हेडक्वार्टर गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट में है। तो यह आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है अमूल। ये क्या है, ऑपरेशन फ्लड जब इंडिया में स्टार्ट हुआ, मिल्क प्रोडक्शन, अभी मिल्क प्रोडक्शन की ऐसी सिचुएशन है कि इंडिया सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में मिल्क प्रोडक्शन कर रहा है। तो यह क्या है, एक अदर नॉन फार्म इनकम है रूरल एरिया के लिए। केवल फार्म पर एक्टिव नहीं होना, केवल यानी कि राइस प्रोडक्शन कर रहे हैं, व्हीट प्रोडक्शन कर रहे हैं, कॉर्न प्रोडक्शन कर रहे हैं, वह भी करना है, साथ में कुछ और डाइवर्सिफिकेशन भी होना चाहिए, नॉन फार्म एक्टिविटी, जिससे अदर इनकम भी हमारी हो सके। से जब ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट हुआ तो अमूल उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो सक्सेस का है। पूरे इंडिया में इतना बड़ा प्रोडक्शन वर्क किया और डेवलप होते होते जो रूरल एरिया का
यह ऑपरेशन फ्लड के थ्रू स्टार्ट हुआ था। मिल्क प्रोडक्शन, इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करता है और एक इनकम का अदर सोर्स है यह। तरफ फिशरीज़ है, फिशरीज में भी बहुत इनकम है। बहुत सारे लोग कुछ लोग सी एरिया से फिश पकड़ के सेल करते हैं, कुछ लोग पॉन्ड वगैरह में या वर्क करते हैं फिशरीज़ का, विलेज एरिया में, रूरल एरिया में। तो यह क्या है, इससे भी एक बहुत इनकम जनरेट हो सकती है नॉन फार्म एक्टिविटी में। इसी तरह हॉर्टिकल्चर है। हॉर्टिकल्चर में क्या है, यह फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, फ्लावर्स हैं, मेडिसिनल कोई प्लांट है इस तरह का, इन सब का प्रोडक्शन करना या नॉन फार्म एक्टिविटी में आते हैं। इससे भी इनकम जनरेट होती है। अब यह सब चीज़ें रूरल एरिया में तेज़ी से डेवलप हो रही है, नॉन फार्म एक्टिविटी, क्योंकि इनकम के एक अलग सोर्स हमारे पास आ जाता है। जो विलेज रूरल एरिया में पहले इनकम का सोर्स क्या था, बस फार्म से रिलेटेड था। अभी नॉन फार्म एक्टिविटी डाइवर्सिफिकेशन हुआ है और नॉन फार्म एक्टिविटी फिशरीज है या एनिमल हस्बेंड्री है, हॉर्टिकल्चर है, सब क्या है। फ्लावर भी हमारे कंट्री में भी सेल होता है और अदर कंट्री को भी एक्सपोर्ट किया जाता है, वैसा स्टोरेज फैसिलिटी के साथ। तो यह सब चीज़ें हैं जो नॉन फार्म एक्टिविटी में आती हैं। इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग था सिलेबस से, वह डिलीट कर दिया गया है इस बार।